नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। जो लोग अपने चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं वो तो इस वीडियो का थंबनेल देख के बहुत खुश हो गए होंगे, और जो नए हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद खुश हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले कंप्लीट टीडीएस इन वन वीडियो। एक वीडियो में ही आपको पूरा टीडीएस समझाने वाला हूँ, बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक। एक अकाउंटेंट को जितनी टीडीएस की ज़रूरत है वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हो। टीडीएस अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटिंग जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से जीएसटी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। तो बेसिकली बिजनेस में दो ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो गुड्स या सर्विस। इसी तरीके से टीडीएस भी जो है आपका, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर लगता है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड टीडीएस ऑन परचेज ऑफ सर्विसेज। इवन टीसीएस भी है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। बट आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है टीडीएस का पार्ट। अगेन आप लोगों का प्यार आएगा, वीडियो में कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, तो फिर से एक टीसीएस की वीडियो भी आपके सामने लाके हाजिर कर देंगे। आज का वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, उसके लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। तो हमारे चैनल के ऊपर आप आएंगे टेली वुमेन इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 1 घंटे में आपको प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी सिखाई थी। उसमें मैंने आपको टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स सब कुछ बताया था, और 3 हफ्ते हुए वीडियो को, और 1,10,000 से ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ हैं। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर टीडीएस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाओ। तो ये टीडीएस के रिगार्डिंग ही आपको वीडियो दिया जा रहा है। जैसा वीडियो ये था सेम ऐसा ही और उससे और बेटर ये आज आपको वीडियो मिलने वाला है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट टीडीएस, टीडीएस के बेसिक से लेके टीडीएस के एक्सपर्ट तक। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहले टीडीएस क्या है। आपको बिल्कुल नहीं पता, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टीडीएस के बारे में कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल बेस लेवल पे हो, तो भी आज का वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट टीडीएस सीखने वाले हो। ये सारे पॉइंट जो आपके सामने लिखे हैं, इससे ज़्यादा आपको अकाउंटिंग की ज़िंदगी में टीडीएस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटर्न फाइलिंग की नीड पड़ेगी, वो भी कहाँ पड़ेगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टीडीएस क्या है, टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है, टीडीएस कब और किसको डिडक्ट करना है, टीडीएस किस सेक्शन में कितना डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करके कहाँ, कब और कैसे डिपॉजिट करना है, डिडक्टर और डिडक्टी की बुक्स में कैसे एंट्री पास करनी है, टीडीएस की कौन कौन सी रिटर्न कब और कहाँ फाइल की जाएगी, और साथ ही साथ सीए को डाटा कैसे भेजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला पॉइंट। वीडियो के किसी भी एक पॉइंट को मिस मत करना है, मिस करोगे तो नुकसान आपका है। सर जो हम पेड क्लासेस में सिखाते हैं वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे टीडीएस क्या है। बट टीडीएस की पूरी कहानी नेक्स्ट जो आपके सामने स्लाइड आने वाली है, इसमें आप टीडीएस की पूरी कहानी समझ जाओगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको जीएसटी की पूरी कहानी एक ही स्लाइड में बताई थी, इसी तरीके से अब जो आपके सामने स्लाइड आने वाली है वो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रही साहब आपके सामने स्लाइड। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि गौरव ट्रेडर एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस क्या हो सकती है? हो सकता है वो उसे फ्रेट की सर्विसेज देता हो सकता है वो उसके यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोवाइड करा सकता हो सकता है वो उसके यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराता हो। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस है। तो गौरव ट्रेडर ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराई किसको? एमएम ट्रेडर्स को, एज पर बिलो मेंशन डिटेल। यहाँ पे डिटेल दी हुई है। टैक्सेबल वैल्यू 55,000 रुपए, जीएसटी ने 9,900 रुपए, एंड टोटल अमाउंट आपकी 64,900 रुपए। टोटल अमाउंट आपकी 64,900 रुपए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है? गौरव ट्रेडर ने एमएम ट्रेडर को सर्विस प्रोवाइड कराई है। ये रहा साहब आपके सामने गौरव ट्रेडर। इसका बेसिकली कौन है? ये है सर्विस प्रोवाइडर। गौरव ट्रेडर कौन है? गौरव ट्रेडर है सर्विस प्रोवाइडर जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी तरफ आपके सामने कौन है? एमएम ट्रेडर। तो एमएम ट्रेडर कौन हो गया? सर्विस रेसिपिएंट जो कि सर्विस को रिसीव कर रहा है। तो गौरव ट्रेडर ने एमएम ट्रेडर को 64,900 रुपए, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 64,900 रुपीज की सर्विसेज विद टैक्स प्रोवाइड कराई। तो ये रहा भैया 64,000 रुपए का इनवॉइस, जो कि किसके पास चला गया साहब? जो कि चला गया आपके एमएम ट्रेडर के पास। 64,900 रुपए का इनवॉइस किसके पास चला गया? एमएम ट्रेडर्स के पास। अब उसके जवाब में एमएम ट्रेडर्स ने क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा। तो एमएम ट्रेडर्स ने निकाली 2,000 रुपये की गड्डी। हालांकि 2,000 का नोट बंद हो चुका है और गड्डी में भी ज्यादा पैसे लग रहे हैं, बट मेन पार्ट गड्डी नहीं है, मेन पार्ट है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। सो एमएम ट्रेडर ने उसको पैसे दे दिए, पर उसने पैसे कितने दिए उसको? 64,350। कितने पैसे दिए? 64,350। तो यहां पे कहानी शुरू होती है कि भैया गौरव ट्रेडर कह रहा है कि मैंने तुमको दिए थे 64,900 रुपए का बिल, मैंने तुम्हें 55,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू की सर्विस प्लस 18% जीएसटी, टोटल 64,900 रुपए की मैंने आपको
सर्विस प्रोवाइड कराई थी, उसके अगेंस्ट में आप मेरे को केवल 64,350 रुपये दे रहे हो। भाई ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो एमएम ट्रेडर ने क्या बोला? एमएम ट्रेडर ने बोला कि भैया मैंने आपका काट दिया है टीडीएस, और टीडीएस काटा मैंने 1% के हिसाब से, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटा है। कितने रुपए? 550 रुपये मैंने आपका टीडीएस काटा है, और ये टीडीएस काट के मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया है। तो ये पूरी कहानी है टीडीएस की। यहाँ पे अब हम क्या क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे 5 इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे। सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, जिसका टीडीएस कटा, तो वो कौन हो गया साहब? वो हो गया डिडक्टी। जिसका टीडीएस कटा वो कौन हो गया? डिडक्टी। नंबर 2, जिसने टीडीएस काटा वो कौन हो गया? डिडक्टर। अब डिडक्टी कौन बनेगा, डिडक्टर कौन बनेगा, ये आपको मैं अभी आगे समझाने वाला हूं। तो ये हो गया डिडक्टी, जिसका टीडीएस कटा, जिसने टीडीएस काटा वो हो गया डिडक्टर। 2 इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के यहाँ पे आए। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया? डिडक्शन। तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया? डिडक्शन। कितने रुपए काटे साहब? 550 रुपए काटे, तो ये टीडीएस डिडक्शन हो गया। चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, टीडीएस को डिपॉजिट करा, तो डिपॉजिट कहां पे कर दिया साहब? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कहां पे जमा कर दिया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और पांचवा इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि भैया डिडक्टर ने इसकी रिटर्न फाइल की होगी, जिसके बिहाफ पे इसके पेन पे वो डिटेल आ गई होगी। जिस तरीके से आपका जीएसटी होता है, जीएसटी में बेसिकली आप लोग क्या करते हो? जीएसटी में आप गुड्स को परचेज करते हो, सामने वाले को टैक्स के पैसे देते हो, और आपका सप्लायर जो है आपके बिहाफ पे, आपके जीएसटीएन पे अपने जीएसटी1 में डाटा दिखाता है, और आपके 2A2B में डाटा आता है, आप उसे क्लेम करते हो। ठीक इसी तरीके से टीडीएस के अंदर भी डिडक्टर डिडक्टी का टीडीएस काटता है और रिटर्न फाइल करता है। जैसे जीएसटी1 होती है तो उसके बिहाफ पे 2A2B जनरेट होता है, इसी तरीके से डिडक्टर टीडीएस को काट के टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा और आपके पेन पे करेगा। जीएसटी में जीएसटी पे होती है, टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का पार्ट है, इसलिए पेन पे वर्किंग होगी। पेन पे टैक्स को जमा करेगा और पेन पे रिटर्न को फाइल करेगा, तो भैया डिडक्टी के यहाँ पे दिख जाएगा, वो अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ कर लेगा। जिस तरीके से आप जीएसटी को जीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर लेते हो, इससे ज्यादा टीडीएस में कुछ भी नहीं है। दोबारा एग्जांपल को एक बार रिपीट कर लेते हैं। गौरव ट्रेडर जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विस प्रोवाइड कराई किसको? एमएम ट्रेडर्स को। एमएम ट्रेडर्स कौन हो गया? डिडक्टर। गौरव ट्रेडर हो गया डिडक्टी। एमएम ट्रेडर्स को 64,900 रुपए का इनवॉइस दिया, एमएम ट्रेडर ने 64,300 रुपए जवाब में उसको दिए, 550 रुपए काट दिया उसका टीडीएस, और वो काट के डिपार्टमेंट को जमा कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप समझ सको तो नेचर को समझना है। क्या नेचर समझना है? कि सर टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है पहले तो वो समझ लो। पावर ऑफ डी इन टीडीएस, टीडीएस के बीच में क्या आ रहा है? डी। पावर ऑफ डी इन टीडीएस, तो डी की बड़ी पावर है भाई साहब टीडीएस में। टीडीएस में डी की बहुत पावर है। डिडक्टर, डिडक्टी, डिडक्शन, डिपॉजिट, डिक्लेरेशन, तो ये 5 डी अगर आप समझ गए तो टीडीएस कंप्लीट। वीडियो कैसा लगे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो। जितने ज़्यादा लाइक करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, अगला वीडियो इससे बेहतरीन टीसीएस पे आने वाला है। जैसे पिछला वीडियो में एक ही वीडियो में पूरी अकाउंटिंग थी, इस तरीके की आपको कमाल कमाल की वीडियो मिलते रहेंगे। बट ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके लाइक, आपके व्यूज, आपके कमेंट के ऊपर। तो पावर ऑफ डी, डी की पावर, डिडक्टर, डिडक्टी, डिडक्शन, डिपॉजिट, डिक्लेरेशन, ये 5 चीजें हमें टीडीएस में सीखनी है। तो सबसे पहले डिडक्टर, तो जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि इस क्वेश्चन में समझने वाली क्या बात है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि भैया टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे टीडीएस कटेगा किसका? जिसकी इनकम जनरेट हो रही है। टीडीएस कटेगा किसका? जिसकी इनकम जनरेट हो रही है। टीडीएस काटेगा कौन? जिसका एक्सपेंस जनरेट हो रहा है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर था गौरव ट्रेडर, इसकी इनकम जनरेट हो रही थी, इसलिए इसका काट दिया टीडीएस, इसलिए बोल दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी तभी काट दो भैया सामने वाले का टीडीएस। और डिडक्टर का क्या जनरेट हो रहा है? खर्चा, तो उसका टीडीएस खर्चा, उसने बेसिकली एक्सपेंस उसका जनरेट हो रहा है क्योंकि उसने इससे सर्विस ली है, तो वो टीडीएस काट रहा है। तो जिसका इनकम जनरेट होगा उसका टीडीएस कटेगा, जिसका एक्सपेंस जनरेट होगा वो टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटने वाला डिडक्टर, टीडीएस कटने वाला जिसका कटेगा टीडीएस वो डिडक्टिव। तो डिडक्टर कौन होगा साहब? हमने तो आज तक टीडीएस नहीं काटा भैया, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 5-7 साल से, सर मैंने तो टीडीएस नहीं काटा। तो इसका जवाब, इसका क्वेश्चन क्या है कि भैया डिडक्टर कौन है? कौन डिडक्टर है? क्या हर एक व्यक्ति डिडक्टर है? हर एक व्यक्ति का टीडीएस काटेगा? तो जवाब आपके सामने आ रहा है सर, यस, हर एक व्यक्ति को टीडीएस काटना है। हर एक व्यक्ति बोले तो बिजनेस, हर एक बिजनेस को टीडीएस काटना है। एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट मेंशन्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्पेसिफाइड पेमेंट। तो टीडीएस हर एक व्यक्ति को काटना है, हर एक बिजनेस को काटना है।
तो सर मैंने तो आज तक नहीं काटा, मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म हूं, मैंने नहीं काटा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बट नो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड इफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ whose sale from business or profession doesn't exceed ₹1 crore in case of business and 50 lakhs in case of profession। तो हर एक बिजनेस को टीडीएस काटना है, केवल प्रोप्राइटर ऑफ इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई और 50 लाख है इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, सो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हो, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो टीडीएस की रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आप अदर देन प्रोप्राइटर में काम कर रहे हो, मान लो पार्टनरशिप में हो, प्राइवेट लिमिटेड में हो, पब्लिक लिमिटेड में हो, तो आपको टीडीएस काटना है, आपका टर्नओवर कुछ भी हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होगी सबसे पहले टीडीएस को अप्लाई करेगी, मतलब 10 नंबर के लिए अप्लाई करेगी। इसी तरीके से प्रोप्राइटरशिप तब अप्लाई करेगी जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा। पार्टनरशिप फर्म जब भी बनेगी पहले 10 को अप्लाई करेगी, एलएलपी जब भी बनेगी पहले 10 को अप्लाई करेगी। तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इन सभी को टीडीएस काटना ही काटना है, मैंडेटरी है इनके लिए। ठीक है, बट एक प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, और अगर वो प्रोफेशन में तो उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो उसको टीडीएस नहीं काटना, अदरवाइज हर कंडीशन में उसको टीडीएस काटना ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डिडक्टर कौन होगा। डिडक्टर कौन, जो टीडीएस काटेगा। टीडीएस कौन काटेगा, हर एक व्यक्ति को टीडीएस काटना है अगर वो इनकम टैक्स में दी गई सर्विसेज को, इनकम टैक्स में दी गई जो स्पेसिफिक पेमेंट्स है उनको अगर वो अवेल कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना है। बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, 50 लाख रुपए इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अदरवाइज सबको टीडीएस काटना। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप सभी को टीडीएस काटना है। नंबर 2, डिडक्टी कौन होगा। हर एक व्यक्ति का, यहाँ पे डिडक्टी की कोई लिमिट नहीं है, हर एक व्यक्ति का आपको टीडीएस काटना है। जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट कब काटना है वो भी हम आगे सीखेंगे। जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो स्पेसिफाइड पेमेंट जो कि इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं, तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे सामने वाला व्यक्ति प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, टीडीएस आपको काटना ही काटना है। केवल कुछ केस है जैसे कि गवर्नमेंट को आप कभी पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, जैसे मान लो आप बैंक को ब्याज दे रहे हो, टीडीएस नहीं काटना। बट एनबीएफसी को ब्याज दे रहे हो अदर देन बैंक, तो आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, नॉन बैंकिंग जो भी बिजनेस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके आपको बिजनेस काटना है। बट आरबीआई, बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर, इनका टीडीएस आपको नहीं काटना है। तो डिडक्टी कौन है, हर एक व्यक्ति जो कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जो स्पेसिफाइड पेमेंट गवर्नमेंट ने बताया इनकम टैक्स एक्ट में, उसका आपको टीडीएस काटना ही काटना है। वो स्पेसिफाइड पेमेंट क्या है वो अब आपके सामने आ गया। तो डिडक्शन हमने समझ लिया, डिडक्टर कौन है हमने समझ लिया, डिडक्टी कौन है। अब आता है डिडक्शन किस किस का टीडीएस काटना है, कब काटना है, क्यों काटना है। तो हियर आर सम ऑफ द इनकम सोर्स दैट क्वालिफाई फ्रॉम टीडीएस। तो मैंने क्या बोला, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी उसका टीडीएस काट दोगे, इसलिए इसका नाम हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होती है, मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ, आपने सैलरी दी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गई। मैं आपके यहाँ पे मैंने एक मकान बिकवाया आपका, तो मैंने आपके कमीशन एजेंट के तौर पे काम करा, आपने मेरे को कमीशन या ब्रोकरेज दे दी। सर मैं सीए हूँ, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई, आपने मेरे को पेमेंट करा, टीडीएस काटना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सैलरी पे टीडीएस कटेगा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आपने सर्विसेज लिए टीडीएस कटेगा, कमीशन का पेमेंट करा, हाउस आपने अगर सेल करा उस पर टीडीएस कटेगा, इंश्योरेंस कमीशन पे कटेगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कटेगा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कटेगा, रेंट के ऊपर कटेगा, प्रोफेशनल सर्विस पे कटेगा, ऑनलाइन विनिंग, इन सब के ऊपर टीडीएस कटेगा। ओवरऑल आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द सर्विसेज कवर होती है टीडीएस के अंदर, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज टीडीएस के अंदर कवर होती है। बहुत ही ऐसी सर्विसेज जिसपे आपको टीडीएस नहीं काटना। ओवरऑल जो भी व्यक्ति से आप कोई सर्विस अवेल करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करें टीडीएस ऑन सर्विसेज, अगर आप लाइक कमेंट दोगे, आप इस वीडियो को प्यार दोगे, तो मैं आपको अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे टीडीएस ऑन गुड्स की, फिर उसकी अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे टीसीएस ऑन गुड्स की। ठीक है, हालांकि कंसेप्ट लगभग सेम ही होता है, समझदार को इशारा काफी है। तो डिडक्शन आप समझ लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप समझ लो एक पार्टनरशिप फर्म हो, आप समझ लो एक एलएलपी हो, आपके पास जितने भी पेमेंट आप कर रहे हो लोगों को, आप सर्विस की बात कर रहा हूँ, केवल सर्विसेज की, मैं अभी गुड्स की बात नहीं कर रहा। अभी आप किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो तो कौन सा मैं टीडीएस काटूंगा, अभी मैं ये वीडियो हम बात करें टीडीएस ऑन सर्विसेज के रिगार्डिंग। आप अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जब भी आप पेमेंट करोगे किसी को सर्विस का, तो अधिकतर केस के अंदर आपको टीडीएस काटना है, क्योंकि आप सर्विस पेमेंट कर किस करोगे,
या तो आप सैलरी दे रहे होगे, या आप कमीशन दे रहे होगे, या आप रेंट दे रहे होगे, या आप किसी को भाड़े के पैसे दे रहे होगे, किसी को कमीशन के पैसे दे रहे होगे, किसी ने आपके यहाँ पे HR सर्विसेज प्रोवाइड कराई उसको पैसे दे रहे होगे, कि ठीक है, किसी ने कोरियर सर्विस प्रोवाइड कराई उसको पैसे दे रहे होगे। तो इन सभी केस के अंदर CA ने सर्विस प्रोवाइड कराई उसको पैसे दे रहे होगे, एडवोकेट ने सर्विस प्रोवाइड कराई उसको इसी तरीके के पेमेंट कर रहे होगे भाई। तो अधिकतर केस में जो भी सर्विसेज है वो TDS के दायरे में आती है। बट इसको अगर डिटेल में समझना है कि सर ये तो समझ में आ गया TDS के दायरे में आती है, काटना कितना TDS है, कब काटना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, जो लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज है कि सर TDS के सेक्शन कौन से लगेंगे यहाँ पे और TDS के सेक्शन याद करने हैं, तो भैया आज है जमाना गूगल का, आज है जमाना आपके पास इंफॉर्मेशन उंगलियों पे अवेलेबल है, तो सेक्शन याद कर लो, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर सेक्शन याद नहीं हो रहे तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको याद करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई पेमेंट का जिक्र करा है। यहाँ पे जो आपको याद करने वाली चीज है वो है नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे जो याद करने वाली चीज है वो है नेचर ऑफ पेमेंट। आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका नेचर कैसे है। मान लो आपने मेरे को सैलरी दी, तो ये क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट इसका सैलरी, सैलरी पे TDS ऑन सैलरी डिडक्ट होगा। आपने रेंट पैसे रेंट दिया तो उसका नेचर क्या है, रेंट, तो TDS किस पे कटेगा, TDS ऑन रेंट। मैं CA हूं, मैं आपके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपने प्रोफेशन की सर्विस ली है, आपने काटा TDS ऑन प्रोफेशन। तो अगर आपको नेचर समझ में आ गया तो आप गूगल पे नॉर्मली लिख दो TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन रेंट, कितना कटेगा भैया, सेक्शन कितना है, सब कुछ गूगल पे आ जाएगा। बट मैं मतलब ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ जो कि आप नॉर्मली कर सकते हो, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेचर समझ लो कि आप जिसको पेमेंट दे रहे हो, आपने मान लो किसी को पेमेंट दिया फ्रेट का, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस है। वो आपके यहाँ पे फ्रेट गुड्स लेके आया, आपने उसको पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विस है, ठीक है। आपके यहाँ पे किसी ने HR सर्विसेज प्रोवाइड कराई, किसी ने आपको एम्प्लॉय प्रोवाइड कराए, कंसल्टेशन प्रोवाइड कराई, तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज है। तो यहाँ पे TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट गूगल पे सर्च करो, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, कितनी लिमिट है, कितने परसेंटेज है। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसके लिए हम चलेंगे TDS की वेबसाइट पे। कहाँ चलेंगे, TDS की वेबसाइट के ऊपर। तो ये आपकी TDS की वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हो, TDS पे भी आ सकते हो। तो ये आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हम जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे आपने देखा टैक्स डिडक्टेड और सोर्स एक ऑप्शन मिला हुआ है, यहीं पे आपको TDS के रेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। TDS के रेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपके सामने पूरे के पूरे TDS आ जाएंगे, वो भी कौन से असेसमेंट ईयर के, 25-26, और अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 25-26, फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, PDF बना के सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे TDS के जितने भी सेक्शन हैं वो सारे सेक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन लिखे हुए हैं, उस सेक्शन में कितना TDS कटेगा वो भी लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं, मोटा माटी आपके बिजनेस में 4-5 चीजों पे ऊपर ही TDS आप काटते होगे, जैसे कि TDS ऑन सैलरी 192, ठीक है, 92B, ठीक है, 92A और 92B दो होते हैं। 92A अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई 92B, ठीक है। सो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो 94C, किसी को कमीशन दे रहे हो 94H, किसी को आप प्रोफेशन के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हो 94G, रेंट दे रहे हो 94I। तो 4-5 सेक्शन है, याद कर लो, कोई हाई तौबा नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलने वाली है, आप जो सेक्शन सर्च करना चाहो कर सकते हो। आप सेक्शन से सर्च मत करो, आप लिखो रेंट, तो रेंट आ गया, देखो आपके सामने 194I। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 194IA होता है, एंड लैंड और बिल्डिंग के ऊपर या फर्नीचर फिटिंग के ऊपर 94IB होता है, ठीक है। क्या परसेंटेज रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, रेंट अगर आपका बिल्डिंग वगैरह है, फर्नीचर वगैरह तो 10%। आप यहाँ पे लिखो अब कमीशन। मैं आपको देखो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे PDF मिलेगी, पर मैं आपको तरीके बता रहा हूँ अकाउंटेंट काम कैसे करता है। एक जुगाड़ भी होती है, जुगाड़ हिंदी का वर्ड है, सुनने में बुरा लगता है, इंग्लिश में मैनेजमेंट बोल देते हैं तो सुनने में अच्छा लग जाता है, इस पे MBA भी बन जाती है, ठीक है। तो जुगाड़ लगाना भी सीखो भाई साहब थोड़ी सी, ठीक है। तो कमीशन आ गई यहाँ पे, इंश्योरेंस कमीशन के लिए 94D हो गया, ठीक है। तो कमीशन लॉटरी टिकट वगैरह की है, कमीशन ब्रोकरेज है तो वो यहाँ पे 194H हो गया। तो इस तरीके से आपके सामने पूरी सेक्शन की लिस्ट आपके सामने यहाँ पे मैंने खोल के रख दी है, आप यहाँ से लिस्ट को चाहो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो 2-4 सेक्शन आप काम करते हो उसको याद भी कर सकते हो। मोटा माटी सेक्शन मैंने आपको बता दिया, 194C, 194H, 194I, 194J, ठीक है, 192, ये मोटा माटी सेक्शन है। अभी एक नया सेक्शन और आ गया जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, 194R, ठीक है। इसके अलावा TDS ऑन गुड्स के ऊपर 194Q है, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी सेक्शन की आपको लिस्ट मिल गई यहाँ पे कि भैया कौन सा सेक्शन और कितने % TDS रेट लगेगा, ठीक है। अधिकतर केस के अंदर 10% ही आपको मिलने वाला है।
आपके केस में अगर बात करूं तो अधिकतर केस में आपको 10%, केवल 194C एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपका डिडक्टी के टाइप के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है, 1 और 2% है ना। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं साहब थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ मेरे को बताओ, तो आप टीडीएस की वेबसाइट पे आ सकते हो। ये टीडीएस की वेबसाइट है, टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा रेट एंड टेबल का ऑप्शन, ठीक है, रेट एंड टेबल्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास फाइनेंशियल 23-24 के टीडीएस के रेट और उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट खुल जाएगी। अभी 24-25 चल रहा है, बट लगभग रेट सभी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास विद थ्रेशोल्ड लिमिट कितना आपको इंडिविजुअल का काटना है और कितना अदर देन इंडिविजुअल का काटना है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। स्पेशली बात करो तो आप देखेंगे अधिकतर केस के अंदर आपके चाहे इंडिविजुअल हो चाहे आपका अदर देन इंडिविजुअल हो, टीडीएस के रेट लगभग सेम ही होंगे, टीडीएस के रेट लगभग सेम होंगे। केवल एक ही सेक्शन आपका ऐसा है जिसको बोलते हैं 194C, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टीडीएस काटने की जरूरत पड़ती है। केवल यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 1% एंड 2% दो स्लैब है, ठीक है। 1% फॉर इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल मतलब पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सोसाइटी, इन सब के कंडीशन में क्या है 2% टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 1 लाख रुपए। थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट को लेके कभी आपको टेंशन नहीं करनी है, कभी भी टेंशन नहीं करनी है, ये भी हम ये आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी, कोई टेंशन का विषय नहीं है। टीडीएस के सेक्शंस को लेके चिंता करने की जरूरत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी चिंता करनी है तो आपकी टेंशन है भाई, चिंता करो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट समझ में आ गया, गूगल में लिख दो या टीडीएस की वेबसाइट पे आ जाओ या इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाओ, पूरी थ्रेशोल्ड लिमिट, टैक्स का रेट जो लगेगा वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो यहां हमने समझ लिया डिडक्शन। पूरी वीडियो को दोबारा से एक बार थोड़ा सा सम अप करता हूं जिससे कि आपकी मेमोरी द्वारा रिकॉल हो। सर्विस प्रोवाइडर का टीडीएस कटता है, सर्विस रेसिपिएंट टीडीएस काटता है, काट के कहां पे देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इनकम टैक्स टीडीएस को इंट्रोड्यूस क्यों करा, जनरली क्या होता है कि जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है वो 1 साल के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेगा। तो गवर्नमेंट ने कि भैया इतने साल कौन इंतजार करेगा, जैसे इसकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो तभी इसका काट दो क्या टीडीएस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए काम करा है कि भैया हमारे पास टैक्स से जल्दी आए, क्योंकि टैक्स आएगा तो हम बाकी देश को, अपने देश को चलाएंगे, मतलब जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो टीडीएस का मतलब क्या है, बेसिकली इनकम टैक्स का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है। जिस तरीके से आप जीएसटी देते हो उसको जीएसटी की लायबिलिटी से सेट ऑफ करते हो, इसी तरीके से डिडक्टी जिसका टीडीएस कटा है वो उसको इनकम टैक्स की लायबिलिटी से सेट ऑफ करेगा, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी। डिडक्टर जो टीडीएस काटता है कोई भी पर्सन होगा, केवल इंडिविजुअल वाले केस के अंदर 1 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। डिडक्टी जिसका टीडीएस करता है किसी का भी टीडीएस कर सकता है जिसके पास पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड नहीं होगा तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, उस पर और ज्यादा टीडीएस कटेगा, ठीक है। डिडक्शन का मतलब नेचर ऑफ पेमेंट एंड टीडीएस के कौन से सेक्शन लगेंगे, कितने परसेंट, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो पूरा फंडा आपको क्लियर करा दिया। अब बात करते हैं डिपॉजिट। भैया सर्विस रेसिपिएंट ने टीडीएस काट लिया, अब काट के जमा क्या करेगा, तो उसे गवर्नमेंट को जमा करना है। कहां जमा करना है, गवर्नमेंट को। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। अप्रैल का टीडीएस मई की 7 तक जमा करना है, मई का टीडीएस जून की 7 तक जमा करना है, जून का टीडीएस जुलाई की 7 तक जमा करना है। तो इस तरीके से अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस का पेमेंट करना है। मोड क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ई पेमेंट मोड में रहेगा। आज के जमाने में ई पेमेंट मोड है, आप चाहो तो फिजिकल मोड में भी जमा कर सकते हो, बट क्यों जाओ भैया, पेट्रोल फूको, गर्मी धूप बहुत है, बारिश है, सर्दी है, मत जाओ, ई पेमेंट करो ना। अगर नहीं है तो आप 281 चलान को डाउनलोड कर सकते हो इनकम टैक्स की वेबसाइट से, टीडीएस की वेबसाइट से, और उसको भर के आप जमा कर सकते हो। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, नॉर्मली गूगल पे लिखा करो टीडीएस पेमेंट लिखो, ठीक है, यूँ लिखो टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन, इस तरीके से लिख लो भैया। तो आपके सामने टीडीएस की वेबसाइट्स ओपन होंगी। आपको इन ऊपर की दोनों साइडों को इग्नोर कर देना है, ऊपर की दोनों साइडों को आपको नहीं खोलना है। किसको खोलना है, तीसरी वाली साइड को आपको खोलना है, ठीक है, थर्ड साइड को। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे होम पे जब आप आओगे, मतलब इनकम टैक्स की ओवरऑल इनकम टैक्स की वेबसाइट को आपको खोलना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई पे टैक्स, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप टीडीएस को जमा करोगे। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है पैन नंबर एंड टैन नंबर। यहाँ पे टैन नंबर बताओ और यहाँ मोबाइल नंबर बताओ। एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टैन नंबर और अपना मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पे हम बता देंगे मोबाइल नंबर, और यहाँ हमने कर दिया कंटिन्यू। हमारे पास आ जाएगा साहब एक ओटीपी, इस ओटीपी को हम देख लेते हैं, डाल देंगे यहाँ पे सब। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
बोलना पड़ता है भाई, इन चीज़ों को जरूर करो, ठीक है। सो OTP हमारे पास आएगा और OTP हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। OTP आ चुका भैया अपने आप पास, एंड इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से आप TDS के पेमेंट के लिए TDS की वेबसाइट पे आ जाओगे, कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपने 10 के बिहाफ पे लॉगिन करा है। अगर पैन के बिहाफ पे लॉगिन करते तो इनकम टैक्स के जितने पेमेंट होते वो आपके सामने आते, बट हमने किसके बिहाफ पे लॉगिन करा है, 10 के बिहाफ पे। तो 10 के बिहाफ पे लॉगिन करने पे हमारे पास TDS का ऑप्शन आ गया पेमेंट का। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करिए, प्रोसीड करोगे, और यहाँ पे आपको TDS का सेक्शन यहाँ भी याद नहीं है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखो रेंट, ठीक है, रेंट लिखो। तो रेंट आपके सामने आ गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो, और जो भी आपका टैक्स का पार्ट है, सामने वाला व्यक्ति कौन है जिसका TDS काट रहे हो, वो डिडक्टी कौन है, कंपनी अदर देन कंपनी, वो कहाँ से पता लगता है, वो आपको पैन कार्ड से पता लगता है। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे टैक्स की अमाउंट को फिल करो, कंटिन्यू करो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट करने का तरीका है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, इतना भी अगर कोई बता दे तो बहुत सिंपल है आपके लिए काम करना, कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, 10 के बिहाफ पे लॉगिन करना है और उसका पेमेंट कर देना है। सही असेसमेंट ईयर, सही डिडक्टी और सही अमाउंट और सही नेचर ऑफ पेमेंट को सेलेक्ट करते हुए TDS को जमा करना है। इस चीज़ को ध्यान करें। हमेशा कुछ लोग बोलेंगे कि सर गलत जमा हो जाए, असेसमेंट ये गलत हो गया, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अरे मेरे भाई, गलती करने से पहले सुधारो, गलती करके नहीं सुधारना, गलती करने से पहले चीज़ों को सुधारो, ठीक है। इसके बाद जो 5वां डी आपके पास आता है वो आता है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन का मतलब है जो आपने TDS काटा, पेमेंट करते समय आपके पास पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, बट रिटर्न फाइल करते समय आपको पैन कार्ड की नीड होती है। तो डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न के दो फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 24Q और 26Q। बाकी के जो है वो 99% केस में इससे आपका पाला नहीं पड़ेगा। ऊपर के दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 24Q 26Q। 24Q TDS ऑन सैलरी एंड 26Q TDS ऑन ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट है, प्रोफेशन है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो उन सबके ऊपर कौन सी रिटर्न फाइल होगी, 26Q होगी। बाकी 3 फॉर्म आपके पास और भी है, ये NRI के लिए है, तो NRI की अकाउंटिंग तो हम करते नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो उसके लिए 26Q भी है। और अगर आप रेंट देते हो, कौन सी कंडीशन में, जब आपके पास 10 नंबर नहीं है, 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करते हो पर आपके पास 10 नंबर नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको 26QC को फाइल करना है, ठीक है। कुल मिला के इंपोर्टेंट जो रिटर्न आपके लिए वो है 26Q और 24Q। TDS का जो नेचर है वो क्या है, QRMP सुना है GST में, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, वही नेचर TDS का है। TDS में क्वार्टरली रिटर्न जाती है, मंथली पेमेंट जाता है। मंथली पेमेंट 7 तारीख को, और रिटर्न क्वार्टरली, हर क्वार्टर के बाद आपको 30 दिन का समय मिलता है, मतलब अगले मंथ की एंड डेट। तो क्वार्टर फर्स्ट अप्रैल से जून का 31 जुलाई, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वार्टर खत्म होने के बाद जो उसका अगला मंथ है उसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी TDS की ड्यू डेट रहेगी। क्वार्टर 2 की 31 अक्टूबर, सितंबर को खत्म होता है, अगले महीने की लास्ट डेट अक्टूबर, ठीक है। क्वार्टर 3 जो है आपका दिसंबर को खत्म होता है, अगले महीना जनवरी, उसकी लास्ट डेट 31 तारीख। अगला क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च वाला, वो आपका मार्च में खत्म होता है, उसका अगला क्वार्टर अप्रैल, पर इसमें आपको 30 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाता है, तो उसकी ड्यू डेट हो जाती है आपकी 31 मई। तो ये आपकी ड्यू डेट है, ठीक है। तो आई होप अब इससे ज़्यादा TDS आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये 5 डी आपने समझ लिए, डिडक्टर, डिडक्टी, डिपोजिट, डिक्लेरेशन एंड डिडक्शन, ठीक है। ये 5 ये समझ लीजिए, डिडक्टर, डिडक्टी, डिडक्शन, डिपोजिट, डिक्लेरेशन। डिडक्टर जिसका जो TDS काटेगा, डिडक्टी जिसका TDS कटेगा, डिडक्शन जब आपको TDS जमा करना है, डिपोजिट डिडक्शन जिस सेक्शन में आपको TDS काटना है, डिपोजिट जब आपको TDS को जमा करना है, डिक्लेरेशन जब आपको रिटर्न को फाइल करना है। ये 5 स्टेप आप फॉलो कर दो, काम खत्म। अब आते हैं टैली पे रिकॉर्डिंग की, क्योंकि एक ही वीडियो है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे आपको जो भी अकाउंटिंग का जो भी समय लगेगा वो पूरा का पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज TDS के लिए अलग अलग कोर्स भी लोग बेचते हैं, तो मैं आपको एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूँ। वैसे हमारा भी कोर्स होता है, बट हम कभी भी सेपरेट कोर्स नहीं बेचते, हमारा एक ही कोर्स है, ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, कोर्स खरीदो मत खरीदो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं सर। अब सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, एंट्री इन दी बुक ऑफ डिडक्टी, जिसने TDS काटा। तो हमारे केस में डिडक्टी कौन था, गौरव ट्रेडर जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा था, ये था डिडक्टी। तो इसकी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो द्वार से हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इस क्वेश्चन को अब टैली में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो टैली में हम चलते हैं, यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे, नाम लिख दिया हमने गौरव ट्रेडर, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, एंड कंट्रोल की को प्रेस कर दिया, तो कंपनी हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। एंड कंपनी क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे अपना GST नंबर बता देना है, एंड कंट्रोल की को हमने प्रेस कर देना है।
और हम वाउचर में आएंगे। अब आप सोच रहे हो सर आपने टीडीएस तो एप्लीकेबल करा ही नहीं। मेरे भाई डिडक्टी के केस में टीडीएस एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं होती। मेरे भाई डिडक्टी के केस में टीडीएस एप्लीकेबल करने की कोई नीड नहीं है आपको। जो रिपोर्टिंग करेगा उसको टीडीएस एनेबल करना है। रिपोर्टिंग कौन करता है? डिडक्टर करता है। डिडक्टी को कुछ नहीं करना, डिडक्टी को तो एंट्री पास करनी है। तो डिडक्टी ने क्या करा? डिडक्टी ने एक इनवॉइस दिया तो हम इनवॉइस दे देते हैं। F8 की को हमने प्रेस करा, सेल की को प्रेस करेंगे क्योंकि सेल का इनवॉइस है। यहाँ पे हमने किसको इनवॉइस दे रहे हैं? MM ट्रेडर्स। इससे ज़्यादा बेहतरीन अकाउंटिंग कहीं मिलने नहीं वाली। इससे ज़्यादा सिंपल और आसान फंडा टीडीएस का जिंदगी में नहीं मिलेगा। आप लोगों ने खूब पढ़ाइयाँ करी होंगी, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप देखो, किसी भी पार्ट को मिस मत करो। तो ये हमने MM ट्रेडर का एक लेजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ऑल्ट सी मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड कराई। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो सर्विस का आप नाम लिख दोगे। अभी मैंने केवल वैसे कॉन्टैक्ट सर्विस लिख दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है? सेल का पार्ट है, तो मैंने इसको सेल ले लिया। एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे मैंने इसका जीएसटी का रेट बता दिया 18% और टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस एंड कंटिन्यू। कितने रुपए की सर्विस दी है? 55,000 रुपए की। इसके ऊपर मेरा जीएसटी लागू होगा। हमारी क्लासेस की खास बात ये होती है कि मैं शुरू से कंपनी क्रिएट करके आपको बताता हूँ। अब इसमें आपका जीएसटी टीडीएस दोनों इंक्लूड हो रहा है इस वीडियो के अंदर। आप जीएसटी भी सीख रहे हो, आप टीडीएस भी सीख रहे हो। अब देखो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी लग के आया। तो हम कभी भी पहले से कोई डाटा तैयार करके नहीं लाते हैं, आपके सामने सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बिल को रिकॉर्ड कर दिया, 64,900 का बिल है। और यहाँ पे भी आप देख रहे थे 64,900 का आपके सामने बिल था। तो बिल हमने किसको दे दिया? MM ट्रेडर्स को दे दिया। इसके अगेंस्ट में MM ट्रेडर्स ने हमको क्या करा? पेमेंट कर दिया। कितने का? 64,350 का। तो जब मैंने उससे 550 रुपये मांगे, गौरव ट्रेडर ने जब MM ट्रेडर से 550 रुपये मांगे, तो गौरव ट्रेडर MM ट्रेडर ने बोला कि भैया मैंने तेरे बिहाफ पे जमा कर दिए। किसको? गवर्नमेंट को। मैं नहीं दे रहा तेरे को, अब तेरा मेरा हिसाब क्लियर। तो उसका मतलब 64,350 में हिसाब क्लियर करना है गौरव ट्रेडर को। तो कैसे क्लियर करेगा देखते हैं। F6 रिसीव की और एंट्री को पास करेंगे। MM ट्रेडर से पैसा आया। किससे पैसा आया? MM ट्रेडर से। कितने रुपए की उधारी है? 64,900 की। वो कह रहा है मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैंने दे दिया जो देना था। तो हमने 64,900 रुपये से इसको कर दिया खत्म। और बैंक में हमारे पास पैसा आया तो हमने बैंक का एक लेजर क्रिएट करा। बैंक में हमारे पास कितने आए? 64,350 रुपए। बाकी के 550 कहाँ जाएंगे? टीडीएस रिसीवेबल। जैसे आपका इनकम टैक्स में जीएसटी में आईटीसी होती है, 31 मार्च को अगर आपकी आईटीसी निकलनी होती है तो वो आईटीसी रिसीवेबल मतलब जीएसटी रिसीवेबल में चली जाती है। इसी तरीके से टीडीएस भी आपका रिसीवेबल में चलाएगा। अंडर करंट असेट्स कंट्रोल ए कितने? 550 रुपए। कहानी क्लियर। एंटर एंटर एंटर। आपका हिसाब किताब क्लियर हो गया। बैलेंस शीट में आओ। बैलेंस शीट में आपका टीडीएस रिसीवेबल कितना है? 550 रुपए। बैंक अकाउंट में 64,350 रुपए। और आपका जो MM ट्रेडर है, क्या उसका बैलेंस जीरो है? उसका बैलेंस हो चुका है जीरो, क्योंकि 64,900 रुपए का उसका बिल दिया था। 64,900 रुपए एडजस्ट हो गए। कहानी समझ में आ गई? एंट्री इन दी बुक्स ऑफ डिडक्टी। अब बात करेंगे सर एंट्री इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बिना अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे टीडीएस की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी अपनी है। तो जब हम किसी का टीडीएस काटते हैं तो हमें ध्यान रखना है। मतलब मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बेहतरीन वीडियो टीडीएस में आपने आज तक यूट्यूब में नहीं देखी होगी। पहले कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट भी पूरा डीपली समझा आपने। उससे ज़्यादा टीडीएस अकाउंटेंट को समझने की जरूरत नहीं है। किसी भी एंगल से अकाउंटेंट को इससे ज़्यादा टीडीएस समझने की जरूरत नहीं है। इतना समझ गया टीडीएस उसे आ गया। मेरी बात से एग्री नहीं हो कमेंट करके जरूर बताना। अब हमको डिडक्टर की बुक्स में एंट्री करनी है, तो हमें जो पॉइंट याद रखना है ये लिख के आया हूं, क्योंकि जो मैंने झेला है वो इस वीडियो में पेला है, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास। टाइप ऑफ डिडक्टी, सबसे पहले डिडक्टी कौन है? इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल है, क्योंकि अलग अलग सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। दूसरा नेचर ऑफ पेमेंट, तीसरा थ्रेशोल्ड लिमिट, चौथा एनेबल जीएसटी इन पार्टी लेजर, एनेबल जीएसटी इन एक्सपेंस लेजर, क्रिएट टीडीएस पेबल लेजर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये 6 पॉइंट याद कर लो, काम खत्म। चलो अब एंट्री पास करते हैं। तो मैंने जैसा बताया टाइप ऑफ डिडक्टी पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर होता है वो बताता है हमें कि ये कौन है। अगर 4th नंबर P है तो पर्सनल मतलब इंडिविजुअल है, C है तो कंपनी है, ठीक है, T है तो ट्रस्ट है, HUF है, तो H है तो HUF है, F है तो फर्म है, ठीक है। आपके सामने ये चीजें आ रही हैं, आप देख सकते हो। A है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, B है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, C तो कंपनी, F फर्म, G गवर्नमेंट, H इस तरीके से आपको सारी चीजें पता लगेंगी। तो आपका पैन का 4th डिजिट डिसाइड करेगा कि आपकी डिडक्टी का टाइप क्या है। जीएसटीएन का 6th डिजिट डिसाइड करेगा कि आपकी डिडक्टी का टाइप क्या है। चलो सो अब हम जो हमारी एंट्री थी ये वाली, अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं किसकी बुक्स में?
डिटेक्टर की बुक्स में, मतलब MM ट्रेडर्स की बुक्स में। तो हमारी कंडीशन में जो 4th लेटर है या GST का 6th लेटर है वो क्या है, P, मतलब ये इंडिविजुअल है, इसलिए इसने इसका TDS कितना काटा है, 1%। तो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1% है। इसको मैं आपको यहाँ वेबसाइट से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया। सेक्शन कौन सा है, 194C, 1 लाख रुपए लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। 2% इन केस ऑफ कंपनी, 1% इन केस ऑफ अदर देन कंपनी, और 20% अगर सामने वाले के पास पैन नंबर नहीं और वो 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट ले चुका, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट को ध्यान नहीं रखना। आप हमेशा TDS पहले बिल से काटना चालू करो। ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर आपने कभी काम किया बड़ी के साथ नहीं किया, आई डोंट नो, पर कभी भी बड़ी कंपनी कभी थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक नहीं करती। उसने अगर सर्विस ली है तो TDS काटेगी, क्योंकि TDS के कुएं में थोड़ा डाल रही है वो, TDS को कोई खा थोड़ा रही है, TDS आपके पेन पे जमा कर रही है भाई, किसी कुएं में थोड़ा गिरा रही है TDS को, बेकार थोड़ा कर रही है। अगर मान लो 1 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट है और मैंने 50,000 रुपये TDS काट दिया, तो कोई जुर्म हो गया क्या? TDS काट के जमा कर दिया गवर्नमेंट का, तू भाई रिटर्न फाइल कर क्लेम कर लियो। बट इन सम केसेस जहां पे छोटी जगह पे अकाउंटिंग होती है, वहां पे कई बार डिडक्टिव आपसे इफ एंड बट कर सकता है कि नहीं मेरा TDS मत काटो, तो आप उस समय थ्रेशोल्ड लिमिट को देख सकते हो। बट फ्रॉम सेफ साइड अगर आपको खेलना है तो आपको हमेशा TDS पहले बिल से काट लेना चाहिए, क्योंकि फिर 1 लाख रुपए क्रॉस होगी, फिर भी आपको सभी बिल पे काटना पड़ेगा TDS। 1 लाख रुपए क्रॉस होगी तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ऊपर के बिल पे आपको TDS काटना है, सभी के ऊपर TDS काटना है। इसलिए जो झेला है वो पेला है, वही वाली कहानी है। बाकी समझना ना समझना आपकी इच्छा है। अगर आपको ज़्यादा ही सेक्शनों में घुसना है, ज़्यादा ही लॉ को पढ़ना है, तो आप इन लिमिट को चेक करो। अदरवाइज मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट को मत देखो, TDS पहले बिल से काटना चालू करो। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन चाहिए तो थ्रेशोल्ड लिमिट को देखो, खूब थ्रेशोल्ड लिमिट को देख देख के TDS को काटो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सेक्शन वगैरह सब आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं MM ट्रेडर्स की बुक्स में। तो हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे फिर से, क्योंकि हमने गौरव ट्रेडर क्रिएट की थी, तो हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे MM ट्रेडर, उत्तर प्रदेश, कंट्रोल A। यहाँ पे हम सामने वाली पार्टी का GST नंबर डाल देंगे, कंट्रोल A। और यहाँ पे हमें TDS को भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। किसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा? TDS को। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। तो हाउ टू एप्लीकेबल TDS ऑन कंपनी, अलग से वीडियो बनती है इसके लिए भाई साहब। फिर आती है हाउ टू एप्लीकेबल TDS ऑन लेजर, उसके लिए भी अलग वीडियो बनती है। पर एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में कम से कम 10-20 टॉपिक है। अगर आप अलग अलग करना चाहो तो एक ही वीडियो में मल्टीपल टॉपिक आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप 10 नंबर डाल दोगे। आप इंडिविजुअल या कंपनी है, आपके 10 नंबर के ऊपर लिखा होता है, आपको पता होगा। अगर 10 नंबर अप्लाई करने तक पहुंच गए तो इतना तो आपको पता होगा कि आप इंडिविजुअल हो या अदर देन। इंडिविजुअल का मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म, और अदर देन इंडिविजुअल का मतलब फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। बस जो कुछ जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो और कंट्रोल A की को प्रेस कर दो। अगेन कंट्रोल A की को प्रेस कर दो। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, कंपनी में TDS को एप्लीकेबल कर दिया। अब हमारे लिए परचेज है, जो हमारे पास बिल आया गौरव ट्रेडर से, हमारे लिए परचेज है। ऑल्ट C की को प्रेस करा, गौरव ट्रेडर पैसे लेगा, दैट्स वाई क्रेडिटर। उसका GST नंबर डाला, और GST नंबर किसके बिहाफ पे होता है? GST नंबर पेन के बिहाफ पे। जो बीच के 10 कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? पेन होता है। तो यहाँ पेन डालो उसका, यहाँ पे पेन नंबर इसका डालो। तो पेन नंबर आपने डाला, ठीक है। यहाँ पे 10 कैरेक्टर जो होते हैं GST में, क्योंकि GST क्या है, पेन बेस होता है ना, तो पेन नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया। अब जो हमने PPT पे लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है, इनेबल GST पार्टी लेजर। ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ डिडक्टिव बता दिया, नेचर ऑफ पेमेंट बता दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट बता दिया। टाइप ऑफ डिडक्टिव पेन से पहचान लो या GSTN से। नेचर ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए, जो आप पेमेंट कर रहे हो वो कैसा नेचर है, सैलरी है, रेंट है, क्या है, उसके बिहाफ पे आप सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे। थ्रेशोल्ड लिमिट मेरे हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो तो देख भी सकते हो, मर्जी आपकी अपनी अपनी, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें पार्टी लेजर में TDS को एप्लीकेबल करना है। तो पार्टी का लेजर बनाया, ये रहा TDS को एप्लीकेबल करने का ऑप्शन, यहाँ पे आप कर दो उसको यस। इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, CA को डाटा कैसे भेजें, बड़ा कमाल का पार्ट है, जरूर देखना, ठीक है। डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल, डिडक्टिव टाइप क्या है? इंडिविजुअल है, क्योंकि हमें पेन से पता लग गया। 4th कैरेक्टर क्या है? P है, P का मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर। एंटर की को प्रेस करा तो हमने क्या कर दिया, पार्टी लेजर में TDS को एप्लीकेबल कर दिया, कंट्रोल A। हमने क्या करा, एक सर्विस परचेज की, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हमने परचेज की है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। GST को एप्लीकेबल करा, यहाँ पे हमने 18% डाल दिया, HSN भी आप डाल दोगे, ठीक है।
और टीडीएस को एप्लीकेबल करने के लिए आपको यहाँ यस करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया पार्टी लेजर, दूसरा पॉइंट एक्सपेंस लेजर में टीडीएस एप्लीकेबल करना है, तो ये हमारा एक्सपेंस का लेजर है, यहाँ पे हमको टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको आप यस करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पे आपने क्या करा, टीडीएस को एप्लीकेबल करा। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो नेचर ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, क्रिएट करोगे, क्या करोगे आप, क्रिएट करोगे। तो बहुत ही सिंपल है नेचर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्पर, ऑल्ट एच की को प्रेस करो, आपके सामने सारे सेक्शन आ गए, आप लिख दो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एंटर की को प्रेस कर दो, सेक्शन भी अपने आप आ गया, नेम भी अपने आप आ गया, ठीक है, और परसेंटेज अपने आप आ गया 20%, ठीक है, और एक्सेस कार्ड भी अपने आप आ गया, ठीक है, तो ये भी आपको नाम में दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको अगर आप सिंगल बिल की लिमिट वैसे 30,000 रुपये है और पूरी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 1 लाख रुपये, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो, आपकी अपनी मर्जी है, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो विद पेन 1%, विदाउट पेन 2%, कैसे पता लगेगा, यहाँ पे चेक कर लो, 194C आपने सर्च करा ना, इसलिए मैंने बोला नेचर ऑफ पेमेंट समझ जाओ, बाकी तो आप गूगल देवता से पूछ लो, बता देगा। 2% इन केस ऑफ कॉर्पोरेट, ऊपर लिखा है देखो, ठीक है, कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इनके लिए 2% है, और अदर देन उसके लिए 1% है, और जिनके पास पेन नहीं है उसके लिए 20% है। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन करना चाहो तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सेस करने के बाद ही टीडीएस काटेगा, बट आपको दिक्कत हो जाएगी उसके बाद, ठीक है, जो कर रहे होंगे वर्किंग उन्हें पता होगी। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस के लेजर में टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। कितने का एक्सपेंस हमारा था, हमारा एक्सपेंस था भाई मेरे 55,000। जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपकी वीडियो का एक भी सेकंड खराब करने की कोशिश, मतलब खराब ना हो, ये ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। आई होप मैं अपनी कोशिश में और आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता हूँ। अब जो हमें नेक्स्ट लेजर जो क्रिएट करना है वो क्या है, जो नेक्स्ट लेजर हमारा है वो क्या है, क्रिएट टीडीएस पेबल लेजर, क्रिएट टीडीएस पेबल लेजर, इसको जरूर क्रिएट करें। तो ऑल्ट सी, टीडीएस पेबल, तो मतलब जितनी अकाउंटिंग है वो डिडक्टर के लिए, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस टीडीएस, और यहाँ पे आपको एनी सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, एनी, ये नहीं सेलेक्ट करना पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर नहीं, क्योंकि अगर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कर दोगे तो ठीक उसी तरीके से बात हो जाएगी जैसे आप जीएसटी में मल्टीपल लेजर क्रिएट करते हो ना, इनपुट आउटपुट, ये भी कहानी उसी तरीके से बन जाएगी। टीडीएस भी अगर आप किसी की बुक्स में देखोगे तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, टीडीएस ऑन प्रोफेशन, टीडीएस ऑन सर्विस, फलाना ढमका, नहीं, एक लेजर बनाओ टीडीएस पेबल, ठीक है, कंट्रोल ए। और टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट की खास बात, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे, कि जीएसटी भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, टीडीएस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। माइनस हो गया 550, कितने पैसे दिए, एमएम ट्रेडर ने कितने पैसे दिए थे, 64,350 रुपए। आई होप आपके मन से दुआएं निकलेंगी, आपके मन से निकलेगा यार मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। सो हमारी आशा यही होती है कि आपको मजे आए, आपको आनंद आए, आप सीखो कुछ। तो एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो हमने डिडक्टर की बुक्स में भी एंट्री कर ली, डिडक्टिव की बुक्स में भी एंट्री कर ली, दोनों काम अब हमने कर लिए। अब हमें सीए को डाटा भेजना है, जो कि वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ, मजा आ जाएगा वो पार्ट देख के आपको। बट उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या, और अगर टीडीएस डिडक्ट तो किया पर डिपॉजिट नहीं किया, अपने घर पे लेगा उसकी पिज्जा खा लिया अपने, तो क्या। तो अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो तो आपके खर्चे जो है वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। आपका जो खर्चा है ना, मान लो आपने 1 लाख रुपए का खर्चा बुक करा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम का पार्ट हो जाएगा। अगर आपने टीडीएस काट के जमा नहीं करा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगी। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 1%, टीडीएस काट के जमा नहीं करा तो 1.5% पर मंथ, 1% पर मंथ। अगर टीडीएस नहीं काटा और टीडीएस काट के अपनी जेब में रख लिया तो 1.5% पर मंथ, 18% सालाना। और पेनल्टी अधिकारी अपनी इच्छा से जितनी लगाना चाहे तो लगा सकता है, इसलिए टीडीएस काटना नहीं का तो जवाब ही मत करो, ठीक है। जब हम टीडीएस काटते हैं तो हमारा डिडक्टिव हमसे सर्टिफिकेट मांग सकता है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसको हम फॉर्म 16 देंगे, और अगर वो सैलरीड पर्सन नहीं है, अदर देन सैलरी है, तो फॉर्म 16A देंगे। टीडीएस की रिटर्न जो 24Q है वो साल में एक बार फाइल होती है, तो इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर्म 16 कब जनरेट करेंगे, साल खत्म होने के बाद। और टीडीएस की रिटर्न 26Q हर क्वार्टर पे फाइल होती है, इसलिए हम फॉर्म 16A टीडीएस का सर्टिफिकेट हर क्वार्टर पे जनरेट कर सकते हैं। क्वार्टर खत्म होने के बाद, रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिन के बाद आप फॉर्म 16A निकाल सकते हो। आज की तारीख में ना तो कोई फॉर्म 16 मांगता है, ना कोई फॉर्म 16A मांगता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आप फॉर्म 16 मांग लेते हो, अदरवाइज आपके पास 26AS है, AIS है, TIS है, वहाँ पे आपकी पूरी रिपोर्ट आती है। तो 26AS क्या है, 26AS वो स्टेटमेंट है जिसमें आपके पेन के ऊपर जो भी TDS है, TCS कटा होगा, वो सारा का सारा 26AS में आ जाएगा, इसलिए फॉर्म 16 मांगने की जरूरत नहीं मांगती।
फॉर्म 16A की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फॉर्म 26AS में देख सकते हो, अगर आपके डिडक्टर ने TDS काट के आपके पेन पे जमा कर दिया तो 26AS में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही वो रिटर्न को फाइल करेगा। तो ये था आपका कंप्लीट TDS इन वन वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, TDS क्या आपको पता लग गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब भी सामने वाले की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो उसका TDS काट दो, काट के गवर्नमेंट को जमा कर दो जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू पहुंच जाए। TDS क्यों डिडक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भैया पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, टैक्स का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। TDS कब और किसको डिडक्ट करना है, TDS हर किसी को डिडक्ट करना है, केवल इंडिविजुअल को छोड़ के, अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए, अदरवाइज सभी को डिडक्ट करना है। कब डिडक्ट करना है, जब वो सर्विस को रिसीव करता है, जब उसके पास बिल आता है या पेमेंट, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। TDS किस सेक्शन में डिडक्ट करना है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेमेंट के ऊपर, कितना डिडक्ट करना है डिपेंड करता है TDS के सेक्शन के ऊपर। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। TDS डिडक्ट करके कहाँ जमा करना है, TDS डिडक्ट करके इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जमा करना है। कब जमा करना है, अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना है। कैसे जमा करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड आपके पास अवेलेबल है, दोनों में आप जमा कर सकते हो। डिडक्टर और डिडक्टी की बुक्स में ऐसे कैसे एंट्री करनी है बता दिया। डिडक्टी की बुक्स में एंट्री करना बहुत सिंपल है क्योंकि TDS एप्लीकेबल नहीं करना। डिडक्टर की बुक्स में जो है TDS एप्लीकेबल करना है, पहले कंपनी के में एप्लीकेबल करना है, फिर पार्टी के लेजर में एप्लीकेबल करना है, फिर एक्सपेंस के लेजर में एप्लीकेबल करना है, फिर TDS का एक सेपरेट लेजर बनाना है। TDS की कौन कौन सी रिटर्न होती है, इंपोर्टेंट रिटर्न 24Q सैलरी वाले केस में, अदर देन सैलरी 26Q। कब फाइल करनी है, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले मंथ की लास्ट की डेट तक आप फाइल कर सकते हो। कहाँ फाइल करनी है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे या ट्रेसेस की वेबसाइट पे, दोनों की वेबसाइट पे से जाके आप TDS की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। इनकम टैक्स की वेबसाइट से फाइल करना ज़्यादा अच्छा है। CA को डाटा कैसे भेजना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलो भैया चलते हैं डिस्प्ले में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे स्टैच्यू रिपोर्ट में आएंगे एंड यहाँ पे हमारी TDS की रिपोर्ट बनी 26Q क्योंकि हमने अदर देन सैलरी पे काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमने रिकॉर्ड किया उस पर एक एरर आ रहा है, वो एरर हमारी गलती का एरर नहीं है भाई, टैली का एरर है। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। यहाँ पे GST पे ऊपर हमने TDS को नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे हमने अनडिफाइंड है ना, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो, बस इतना काम कर दो आप। फिर इसके बाद SGST का जो लेजर है वहाँ पे भी कंट्रोल एंटर पी प्रेस करके इसको नॉट एप्लीकेबल कर दो। अब आपका TDS की प्रॉपर रिपोर्टिंग तैयार हो गई। आपने 55,000 रुपये के ऊपर TDS काटा, 550 रुपये। यहाँ पे आप एंटर की को प्रेस करो, आपको पता लग जाएगा आपने किसका TDS काटा, गौरव ट्रेडर का, उसका पैन नंबर ये रहा, उसका टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का पार्ट ये रहा। तो बेसिकली TDS की रिटर्न फाइल करते समय हमें क्या क्या चाहिए होता है, TDS की रिटर्न फाइल करते समय हमें डिडक्टी का पैन चाहिए होता है, नंबर 2 TDS का सेक्शन चाहिए होता है, कौन से सेक्शन में आपने TDS काटा है, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए होती है, TDS की अमाउंट चाहिए होती है, TDS का चालान चाहिए होता है, BSR कोड चाहिए होता है, पेमेंट डेट चाहिए होती है, ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमें TDS की रिटर्न फाइल करते समय चाहिए। क्या सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो ये कैसे मिलेगा। तो पहले हम इसका पेमेंट करते हैं। अप्रैल में TDS काटा है, मई में पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री बता रहा हूँ, TDS के पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाउचर में आओ, F5 की पेमेंट की को प्रेस करो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल F ऑटोफिल, कंट्रोल F ऑटोफिल पे क्लिक करो, TDS को सिलेक्ट करो, मार्च को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप एंटर की को प्रेस करो, कंट्रोल F की को प्रेस करो, ठीक है। 194C में आपने TDS काटा है, नॉन कंपनी का TDS काटा है, रेसिडेंट था, और कैसे TDS काटा, बैंक का, तो बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गई, हमने भरी नहीं है, इसे बोलते हो ऑटोफिल। कौन से बिल के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गया ये, ठीक है, इसे बोलते हो ऑटोफिल। एंट्री पास कर दो, कंट्रोल A की को प्रेस कर दो, काम खत्म। आपने जो आपकी लायबिलिटी थी 26Q के अंदर उसको आपने पेमेंट कर दिया। हम क्या सीख रहे हैं, CA को डाटा कैसे भेजना है, और आपको कोई भी सिखा सकता है CA को डाटा यहाँ से भेज दो, नहीं यहाँ से नहीं भेजना, एग्जैक्ट डाटा कहाँ से जाएगा वो बता रहा हूँ आपको। हमने पेमेंट की एंट्री पास कर दी, और यहाँ पे मेरे को बताना है चालान नंबर वगैरह, क्योंकि TDS का जब भी हम पेमेंट करते हैं तो चालान नंबर आता है, तो यहाँ पे हम BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट बताएंगे। BSR कोड 7 डिजिट का होता है। अच्छा, पेमेंट की डेट में एक बार आपको चेक करके बताता हूँ, पेमेंट की डेट मैंने गलत डाल दी ना, उसको हम 7 मई कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट की डेट को हम 7 मई कर देंगे, मैंने अप्रैल में डाल दिया एंट्री, हम 7 मई कर देते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो अब हम आ गए Alt G से 26Q में,
यहाँ पे हमारे को जो है टीडीएस की डिटेल्स और मेंशन करनी है, चालान की डिटेल्स वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो बीएसआर कोड है वो हमने मेंशन करा है, जनरली 7 डिजिट का होता है बीएसआर कोड, 1 2 3 4 5 6 7। चालान कोड आपका चालान नंबर आपका 5 डिजिट का होता है। ये सब चीज़ आपको टीडीएस के चालान से मिल जाएगी। चालान डेट हमारी 7/5/24 है। बैंक कौन सा है हमारा, जो हमने बैंक का नेम क्रिएट करा था, एंड ब्रांच हम डाल देंगे यहाँ पे। काम खत्म, एंटर की को प्रेस करा। अब टीडीएस को जो डाटा भेजना है वो आपका टीडीएस का डाटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। पर्टिकुलर में आप यहाँ पे एंटर की को प्रेस करो और यहाँ पे जो भी डिटेल सीए को चाहिए वो सब कुछ आ गया। नंबर 1 पेमेंट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट ये चाहिए होता है रिटर्न फाइल करते समय। नंबर 2 पार्टी का नेम। नंबर 3 डायरेक्टरी का टाइप, नॉन डायरेक्टरी। नंबर 4 पैन नंबर। नंबर 5 टीडीएस का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नंबर 6 पेमेंट कोड। नंबर 7 चालान की डेट। नंबर 8 एसेसेबल वैल्यू। 9 टैक्सेबल वैल्यू। और इसको एंटर की को प्रेस कर दोगे। अच्छा, और चालान नंबर आपका ये रहा। चालान नंबर कहाँ है आपका, चालान नंबर ये रहा। बीएसआर कोड जनरली सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चालान नंबर, चालान डेट, ठीक है, पैन नंबर, इंटरेस्ट, पेमेंट कोड, चालान की डेट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऑल टी की को प्रेस करो, एक्सपोर्ट करके भेज दो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो भैया 50 मिनट के अंदर आपने पूरा टीडीएस सीख लिया। इससे ज़्यादा टीडीएस सीखने की ज़रूरत आपको नहीं है अगर आप एक अकाउंटेंट हो। टीडीएस की रिटर्न फाइल करना अकाउंटेंट बहुत ही कम करता है, टीडीएस की रिटर्न फाइल करना। बाकी रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है। मैंने आज से आई थिंक 3 साल पहले आपको सिखा दिया था टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। यूट्यूब पे हमारी वीडियो डली हुई है चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी आप डिमांड करोगे तो एक रिटर्न के ऊपर भी वीडियो ले आएंगे, ठीक है। सो टीडीएस क्या है समझ लिया, टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है समझ लिया, कब और किसको डिडक्ट करना समझ लिया, किस सेक्शन में डिडक्ट करना है ये भी समझ लिया, टीडीएस करके डिडक्ट कहाँ करके कहाँ जमा करना है समझ लिया, डिडक्टर डिडक्टर की बुक्स में कैसे एंट्री पास करनी है समझ ली, टीडीएस की कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस को डाटा कैसे भेजना है इस पार्ट को बार बार देख लो। सीए को डाटा कैसे भेजना है इस पार्ट को बार बार देखना और प्रॉपर डाटा सीए को भेजना सीख जाओ। सो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, आपके दिल से प्यार निकलेगा। प्यार आप अपना जाहिर कर सकते हो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जितना ज़्यादा प्यार दोगे उसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का एक वीडियो लेके आओ, फिर उसके बाद टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का वीडियो लेके आओ। वैसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ईवे बिल का चाहिए ईवे बिल बोलो, इनवॉइस का चाहिए इनवॉइस, जो बोलना चाहते हो वो बोलो कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा कमेंट होंगे उसी की ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। बाकी शॉर्ट्स भी हम बना रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।